नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी कि आई विल अपलोड द वीडियो ऑन हाउ टू रिवाइज। ये दिखता बहुत छोटा है, इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन इसके बहुत इम्पोर्टेंस हमारे ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें समझ में आते हैं कि क्या रिवीजन के अलग अलग टेक्निक्स का, स्किल्स का हमें बेनिफिट हो सकता है। ये एक स्किल है। देखो, कोई भी चीज़ हमें सीखनी हो तो उसका स्किल एक होता है। उसी तरीके से अगर स्टडी और या फिर हम अगर कहें कि डेटा, जिसको हम जनरल अपनी भाषा में फैक्ट्स भी कहते हैं, उसको अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन करना चाहते हैं सो दैट हमारा माइंड उसको ऑक्युपाई करके रखे और वो आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं पे वो मुझे इंक्लूड करते आए, क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे आंसर राइटिंग में आना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं पे अपने जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें नजर आनी चाहिए ये फैक्ट्स, अगर याद आने की जरूरत पड़ी तो। So it is a skill how to develop that, because we have around 9 subject, vast data we have to cover, वो facts, वो detail, वो ये सब। तो कैसे, what is the best way to retain the data for longer duration, number one, and number two, how to inculcate in a day to day practice so that उसका जो एक impact होगा वो एक cumulative होगा। cumulative जानते हो ना, what is cumulative means? जो एक साथ कंसोलिडेट होके आपको मिलता है ना। तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ कि एक एक्चुअली जो हम मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं उसमें कुछ कैंडिडेट के ये क्वेरीज थे जिसमें हमने ये फेस यानी कैंडिडेट फेस कर रहा था, एंड आई केम टू नो कि छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी ना पता होने की वजह से कितनी बड़ी मिस्टेक होती है। दीज आर द स्टेप्स 1 2 3 4। हमें ये स्टेप्स भी पता हो जाए तो हम स्किल सेट को लर्न कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे स्टूडेंट शायद पता भी होगा बट पता होने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे फॉरगेट। और टाइम पे ऐसा होता है कि कई सारे इजी क्वेश्चन भी रहते हैं और हमें अटेम्प्ट करना नहीं जमता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ कि एक छोटा सा वीडियो इस पे बना दे, हाउ टू रिवाइज। ओके, नाउ दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू जस्ट यूपीएससी, दिस कैन बी यूजफुल इन दी अवर एनी एग्जाम प्रिपरेशन जिसके लिए हमें बहुत सारा डेटा रिटेन करना पड़ता है। ठीक है, so that it can be remembered for a longer duration। चलो आगे बढ़ते हैं। Now what ways that most of the topper, ये टॉपर का ना एक साइन होता है ना, कहते हैं ना कि अरे उसका तो होने ही वाला है। ऐसा क्या आपने जज किया, ऐसा क्या आपने उसके अंदर देखा कि वो कैंडिडेट को या उसके प्रिपरेशन को देख के आपको लगा कि यार इसका बड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन होता है, बड़ा स्मार्ट। आजकल ये बड़ा बज वर्ड हो चुका है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट स्मार्ट। बट एग्जैक्टली छोटी छोटी चीजों में मैं अपना स्मार्ट वर्क कैसे इंक्लूड कर पाऊंगा, हाउ टू इनकलकेट इन माई डे टू डे स्टडी एंड प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये जो भी मैंने आगे लिखा हुआ है इतना ही मेरा प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर आपको ये जम जाता है यानी आपने इसको ये स्किल को लर्न कर लिया और आपके प्रैक्टिस में लाया, आई कैन चैलेंज यू कि आपके सामने कितनी भी मोटी किताब क्यों ना हो, आपके सामने कल परसों एग्जाम है और आज कंप्लीट रिवाइज करना है या करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे। ये सब कुछ पॉसिबल होगा बाय मेयरली फोकसिंग ऑन दीज थ्री और रादर टू थिंग्स ओनली, जो नंबर वन एंड नंबर टू। तो व्हाट इज दैट, लेट अस स्टार्ट। नंबर वन, फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट क्या होता है? अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। नाउ वी गॉट टू नो द प्रोसेस, वी गॉट टू नो द कंसेप्ट, यानी ये जो स्पेसिफिक आपको फोटोसिंथेसिस, ये जो की आपके सामने की टर्म आपके सामने आया है, इसका मतलब आपको पता चल गया बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रोसेस की करता क्या है। नाउ इन फोटोसिंथेसिस देयर आर वी कैन सी C4 पाथवे, C3 पाथवे, जो हमने कभी साइंस में 12th में पढ़ा होगा, आपने तो याद आ रहा होगा। नाउ स्पेसिफिक टू दिस C4 पाथवे, C3 पाथवे, इसका इनोवेशन किसने किया या वो कब किया, डेट क्या है, ये सारी चीजें कभी कभी मायने रखती है। या फिर C3 पाथवे में कौन सा एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एसिड है, बेस है, व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, कोई कैटलिस्ट है क्या। नाउ देखो, मैं अभी धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ। सो इनिशियली आई वॉज जस्ट ऑन दी photosynthesis as a concept so that I understood the process of it. Now I entered into some particulars. Okay,
ये पर्टिकुलर्स मुझे क्या दे रहे हैं? दे आर गिविंग मी दी फैक्ट्स। दैट्स वाई कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को क्वेश्चन जब यहां से आते हैं तो he got confused because he know the concept very well but he is having any single doubt on the कि क्या है ये फैक्ट्स कैसे याद रखे, या फिर मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं याद आ रहा कि C4 पाथवे या C3 पाथवे किसने इनोवेशन किया था, या उसकी डेट क्या थी, या उसमें कौन सा पर्टिकुलर एसिड बेस कैटलिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल करता है, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं, वो प्लांट्स के नाम कौन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ बहुत सिंपल बात है, लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज कर दे इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट एंड द फैक्ट, अगर आप पढ़ते समय अपने बुक्स में उसको कंसेप्ट को हैशटैग लगा दे और फैक्ट्स को एट द रेट लगा दे, तो एक पेज में कितने हैशटैग और कितने एट द रेट आए हैं इसके अकॉर्डिंगली आपका वन पेज का डेटा कैटेगराइज हो जाएगा, नंबर वन। इससे फायदा क्या होगा कि एट द रेट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट्स में मैं ध्यान दे रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्स नाउ, एंड व्हेन यू फोकस ऑन द हैशटैग यू विल कम टू नो आई एम फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो टाइम चले जाएगा। देखिए सिंपल है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। एक पेज का डेटा आपके सामने है जिसमें कई सारे लाइंस लिखी होती है, ऑन एन एवरेज एक 17 to 18 लाइंस एक पेज में होती है, इमेजेस नहीं हो तो उसके अनुसार अगर मुझे उसको रिवाइज करना है तो कम से कम समय लगना चाहिए एक पेज रिवाइज करने के लिए। आगे क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम ये देखेंगे कि पर पेज अगर रिवीजन का अगर हम क्वांटम देखें तो इट शुड टेक ओनली 15 सेकंड्स। 15 सेकंड में काम हो जाना चाहिए एक पेज का। दिस इज ऑल्सो मोर, एक्चुअली इट शुड कम टू द 5 सेकंड, बट वो आता है आगे आगे, जैसे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, रिवीजन स्ट्रांग होती जाती है, तब हमारा अपने आप ये एक पेज का कंट्रोल 5 सेकंड तक चले जाता है फ्रॉम 15 सेकंड, ठीक है। बट इनिशियली नाउ आई एम टॉकिंग इन द फेजेस। अगर मैं स्पेसिफिक टू फेज वन की बात करूं तो फेज वन में ये डिनोशंस, ये नोटेशंस, हैशटैग, एट द रेट, अंडरलाइन, हाईलाइट, ये जो भी चीजें हैं फेज वन में ये करनी है आपको जब आप फर्स्ट टाइम उस बुक को रीड करोगे, फर्स्ट टाइम। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि आपका जो रिवीजन का कंटेंट है ना, मानो ये इस पूरे पेज में लगभग 20 लाइंस है, ठीक है, एंड यू कम टू नो दैट द कंसेप्ट एंड द फैक्ट इंक्लूडिंग ओनली यू हैव टू कवर मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस। 3 से 4 लाइंस ही है। ना बचे 20 में से सिर्फ 3-4 लाइंस रिवाइज करने हैं, तो पर पेज आप जस्ट इमेजिन कितना कम समय लगेगा। अगर आप 20 लाइन बाय लाइन रीड करने जाओगे, जो कुछ बुकिश बच्चे करते हैं कि पूरी नहीं, मैं वन बाय वन सब लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, टाइम जाएगा, एक बुक भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होगा। लेकिन इफ यू जस्ट समराइज इट, if you just can take a clear concept and fact separately which are indicated, ये मैंने just suggestion दिए, you can keep your own। आप उसके लिए कलर कोड यूज कर सकते हैं, अलग अलग मार्कर यूज कर सकते हैं, आपको जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो पेज के इतने फैक्ट्स और कंसेप्ट रिवाइज करने में कोई समय नहीं लगेगा, बिकॉज देन आई विल कम टू टॉक अबाउट दी फेज टू। अब फेज टू क्या है? फेज टू है कि एग्जैक्टली एक बुक, कंप्लीट एक बुक, चाहे वो 100 पेजेस की हो, 200 पेजेस की हो, रिवाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है। दैट इज दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब हम प्रोसेस में अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। अगर मैं रोज, हाँ मुझे पता है कि मैं रनिंग करके XYZ अमाउंट ऑफ टाइम में इतना इतना मीटर कवर कर सकता हूँ, if I can cover it within that span of time, it become confidence building measure for me। मैं easily उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर आपका वो एक बुक फेज टू में आपने कंप्लीट रिवाइज किया इन क्वांटम ऑफ लाइक 2 hours मैक्सिमम, आई एम सेइंग, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, कभी कभी इसको 3 hours भी लग सकते हैं। 2 और 3 hours में आपका एक बुक हो रहा है, इनिशियली इट्स गुड। ये धीरे धीरे हाफ एन आवर पे आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आपके कंप्लीट बुक्स के ऐसे डिनोटेड जो फैक्ट्स एंड कंसेप्ट के एक एक पेज के आपने जो करके रखे हैं, उसके धीरे धीरे जब आपकी कैस्केडिंग रिवीजन बढ़ते जाएगी। आई हैव यूज द वर्ड कैस्केडिंग रिवीजन।
कैस्केडिंग रिवीजन का मतलब जैसे हम वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, क्यूमुलेटिव, कि कल का आज, और डे वन का डे टू में ऐड होगा, डे थ्री का रिवीजन करते समय डे वन डे टू भी लेना है, डे फोर का डे वन टू थ्री का इकट्ठा डे फोर में रिवाइज करना है। ये प्रोसेस जब आप करोगे कैस्केडिंग रिवीजन की, इसमें एक फायदा ये होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड कंसेप्ट बार देखने की वजह से वो इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि दोबारा देखने का उसके लिए जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे टाइम पे अगर आपके 200 पेजेस का बुक है, इसमें सिर्फ आपको 50 ऐसे पेजेस मिले जहाँ पे या जो डेटा या फैक्ट आपको रिवाइज नहीं हो पा रहा है या याद नहीं रह पा रहा है, एंड इफ यू जस्ट फोकस ऑन द 50 पेजेस ऑफ दैट 200 पेज, देन जस्ट थिंक अबाउट द टाइम, कितना कम समय लगेगा। ये मैं तो आधा घंटा भी ज्यादा कह रहा हूँ फिर, if 15 second or 5 second is the time accordingly if we calculate for the one page। अब आपको लग रहा होगा कि ये एज एन एक्सटर्नल पर्सन मैं कुछ तो कोई मैथमेटिकल सिमुलेशन आपको दे रहा हूँ। प्लीज डोंट लुक एट दिस इन दिस वे। आप करके देखिए, एक एक कोई भी बुक पकड़िए जस्ट फॉर कि चलो ये आदमी कह रहा है, करके देखते, जस्ट फॉर वन सेक माय ये ओपिनियन की एक बुक पकड़ो, भले ही छोटी 25 पेजेस की पकड़ो या 50 पेजेस की बुक पकड़ लो, और उस बुक में ये करके देखो, एंड जस्ट कैलकुलेट द क्वांटम ऑफ टाइम। आपके पास समय बचना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो फैक्ट आप भूल रहे थे वो कभी नहीं भूलोगे, जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो और कंसोलिडेट हो जाएंगे, उसको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बेनिफिट्स है इस पूरे प्रोसेस के कि आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, कंसेप्ट एंड फैक्ट। कैटेगराइज इट, गिव कनोटेशंस, उसको मार्किंग दो, पर पेज कितने फैक्ट आप अंडरलाइन हो रहे हैं ये सब देखिए। उसके फेज टू में टाइम कैलकुलेट करिए, कितना समय लग रहा है। दिस विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस। समय धीरे धीरे कम होते जाएगा, ये आप खुद देखोगे। रिवीजन कैस्केडिंग फॉर्मेट में रखिए, सो दैट मैंने जैसे बताया कि आज डे वन है तो उसका उस दिन रिवाइज कर लिया, डे टू पे गए, डे टू के रिवीजन में प्लस आपको करना है डे वन का ऐड, डे थ्री गए, उस दिन आपको ऐड करना है डे टू एंड डे वन, डे फोर पे गए, आपको ऐड करना है डे थ्री डे टू डे वन, आप डे फिफ्थ पे गए, आपको ऐड करना है डे फोर डे थ्री डे टू एंड डे वन का डेटा, और ये स्टॉप करना है ऑन द सिक्स डे, जिस दिन आप पूरे सिक्स के बाद फिफ्थ डे, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, इतना होने के बाद आपने स्टॉप करना है। स्टॉप करने का मतलब ये है कि इतनी कैस्केडिंग रिवीजन होनी चाहिए, इतनी। फिर आएगा ब्रेक, मानो आप सेवेंथ डे को एक संडे ऑफ जो भी है कि आपका ब्रेक होगा, उस ब्रेक के दिन के बाद जो नया डे स्टार्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डे वन, देन डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, लाइकवाइज उसके नीचे थ्री, सॉरी डे वन आएगा, इसके नीचे टू आएगा, वन आएगा, इसके नीचे थ्री टू, इसके अनुसार ऐसे आपके अगर मल्टीपल इस तरीके के आपके कैस्केडिंग के रूटीन बनेंगे, इसका भी आप डायरी में एक अच्छे से नोट करके रख सकते हो कि ये मेरा स्लॉट वन है, मान लो ये मेरा ब्रेक के बाद स्लॉट टू है। आप नोट कर सकते हो स्लॉट वन में मैंने क्या रिवाइज किया। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ये रिवाइज किया, तो ये हो गया इतने दिन का डेटा। स्लॉट वन में आपने लिख के रखना है डायरी में कि ये वन टू थ्री टॉपिक मेरे हुए। इसका फायदा ये होता है कि आपको अपने सिलेबस के ऊपर का कंट्रोल अच्छे से आ जाएगा। बहुत सारे होते हैं ना, यार ये पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, और इसका कुछ पढ़ना बाकी है क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई दे कैन नॉट ट्रैक इट। सो ट्रैकिंग ऑफ द सिलेबस इज वेरी क्रूशियल, जिसके लिए ये जो मैंने कैस्केडिंग रिवीजन की बात की ना दोस्तों, ये बहुत क्रूशियल है। क्योंकि क्या है, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस आजकल सबके पास है। यूपीएससी का सिलेबस देखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं, क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एक बार पढ़ लोगे समझ में आएगा। चलो नहीं समझ में आ रहा है, एक बार यूट्यूब पे कुछ इजी कोई बना के दे रहा होगा, वो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। सिलेबस ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट नॉट इंटेलिजेंस, ये कोई कितने आईक्यू आपका स्ट्रांग है इसकी एग्जाम ही नहीं है। दिस एग्जाम इज जस्ट एंड सिंपली अबाउट हाउ यू हैंडल दिस मच ऑफ वास्ट डेटा। ये इतना वास्ट डेटा
कैसे क्या आप रिटेन कर सकते हो, दैट टू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ये बात ध्यान में रखना है आपको, कितने लंबे समय तक आप उसको अपने साथ रिटेन करके रख सकते हो, अकॉर्डिंगली आपका सक्सेस फेलियर डिफाइन होगा। क्योंकि जिन लोगों को मेंस में मार्क्स अच्छे मिलते हैं ना दोस्तों, उनके आंसर्स में फैक्ट्स का कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा स्ट्रांग होता है उनके आंसर्स में, और उसका फायदा उन्हें ये मिलता है कि उनके फैक्ट्स रिफ्लेक्ट होते हैं आंसर्स में, और अपने आप उनके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट दोनों में एक बैलेंस बनता है। और एक भी चीज के जब तुम 4-5 एंगल लिखते हो, अपने आप वैलिडिटी बढ़ जाती है कि बंदा पढ़ा लिखा है, ही इज वेल वेल रिटन, वेल अवेयर अबाउट द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड सो उसको मार्क्स अलॉट करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाती इवैल्यूएटर को। You should build a confidence in the minds of evaluator, and for that fact has to be very much revised properly. तो कैस्केडिंग रिवीजन के पैटर्न में आपको पक्का होगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। आप ट्राई करके देखिए एक बुक के साथ, और डेफिनेटली मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में आपका रिव्यू डाल सकते हैं कि सर मैंने ये करके देखा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप प्रॉब्लम बताइए, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही छोटी थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म के लिए हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। इफ हैव एनी इश्यूज, just put a query on the comment box, or you can simply write on me on the my Gmail ID जो मैंने आपके कई सारे इसमें दे के रखी है, so you just can approach to me that, okay? My personal number if you want, this is my even WhatsApp number as well, so you can approach to me directly if you have any queries. Thank you so much, have a great day, take care, bye.